हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। तो आज ऑप्टिक्स में इस रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। आज मैं आपको मैग्नीफिकेशन क्या होता है रिफ्रैक्शन में, जैसे आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर में और प्लेन मिरर में पढ़ा होगा मैग्नीफिकेशन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिफ्रैक्शन में मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है। तो हेडिंग लगा लो, मैग्नीफिकेशन इन रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल और प्लेन सरफेस। तो जो फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करूंगा या जिसके क्वेश्चंस कराऊंगा वो उसी सरफेस के कराऊंगा जो अभी तक मैंने फॉर्मूला बता दिया था। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। इसी फॉर्मूले के एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा था। और ये फॉर्मूला याद करो, दो कंडीशन खास होती थी यूज करते समय। एक तो ये फॉर्मूला केवल पैरा एक्सियल रेस के लिए एप्लीकेबल होता था। पैरा एक्सियल रेस में हम लोग क्या यूज करते थे, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी छोटा होता था, क्लोज टू नॉर्मल होता था। वही वाले रेस कैसे होते थे? पैरा एक्सियल होते थे। वो सोच रहे होगे सर क्या नशे की गोली खा रहे हो? नहीं यार, ये थोड़ी आवाज को साफ करने के लिए होती है, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इन रिफ्रैक्शन, ओके चलो अब देखो। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एम। तो इसका बेसिक डेफिनेशन होती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इमेज। तो बेसिकली ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है। यहां पर केवल ऑब्जेक्ट का साइज होगा और यहां पर क्या होगा? इमेज का साइज होगा, ओके ठीक है। अब ये दो तरह का होगा, जो मैग्नीफिकेशन होगा वो दो तरह का होगा। एक होगा एमटी, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। एक होगा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। मार्कर में दिक्कत क्या है? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, इसको हम एमटी से नोट करेंगे। और एक होगा बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, एक एक कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करता हूं, आराम आराम से पढ़ो। इसको हम एमएल से नोट करते हैं, ओके। इसमें भी फिर इसमें तो एक ही केस होता है, लेकिन इसमें फिर दो केस आ जाते हैं, दो आ जाते हैं। फॉर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, इसमें दो केस आ जाते हैं। अभी एक एक बात सब समझ में आएगी। फॉर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, और एक आ जाता है फॉर वेरी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? तो मैग्नीफिकेशन का बेसिक मतलब होता है, ये बात मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन से पढ़ाता ला रहा हूं। तो मैग्नीफिकेशन का बेसिक मतलब होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज का रेशियो, ठीक है। फिर ये मैग्नीफिकेशन एम के लेटर से डिनोट होगा जनरली। फिर ये दो तरह का होता है बेसिक। एक होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, एक एक बात समझाता हूं ट्रांसवर्स क्या होता है। और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। हालांकि रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल पढ़ा चुका हूं, पर फिर एक एक बात बताऊंगा क्योंकि थोड़े से कॉन्सेप्ट डिफरेंट है यहां पर। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होता है, फिर ये दो तरह का होता है। इसमें फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या मतलब? अलग कैलकुलेशन है। और जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होता है तो इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, ठीक है। इतना पॉज करके उतारो आराम से, आराम से उतारो, ठीक है। चलो अब देखिए, नंबर 1 पढ़ाते हैं आपको ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन।
एमटी। तो मैग्निफिकेशन का मतलब तो आपको क्लियर होता है ही। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में बेसिक मतलब क्या होता है ये समझ लो। अगर ये किसी की प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन होगा वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ऑब्जेक्ट देखो ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अभी तक जितने कैलकुलेशन मैंने आपको पिछली क्लास तक सिखाए सब में पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन अब होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा हो सकता है, ऐसे भी रखा हो सकता है, पर ट्रांसवर्स में हम रखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इमेज भी जो बनकर आएगी वो भी उसका भी ओरिएंटेशन कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं here object is placed perpendicular to the principal axis। ओके, तो यहां पर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ, तो जो एम्प्टी हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ट्रांसवर्स साइज ऑफ इमेज का ट्रांसवर्स साइज डिवाइडेड बाई ट्रांसवर्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कह देते हैं HI/HO। ओके, HI/HO। अब देखिए जरा, जैसे ये कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो स्पेरिकल या प्लेन सरफेस के लिए करने जा रहे हैं। तो मान लिया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ये इसका पोल। इस वाली दुनिया में μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस वाली दुनिया में μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इसका हाइट है HO। अब हमें इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम उसी तरीके से 2 रे चाहिए, तो एक रे हम भेज देते हैं ये। अब रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से जाएगी हमें तो पता नहीं है, ये बात अगर पता है तो केवल स्नेल्स लॉ को पता है। पर चलिए स्नेल्स लॉ को लगाने के बाद ये रे मान लिया यहां से गुजर गई है। क्लियर। अब एक रे और चाहिए, तो एक रे हम जनरली कौन सी लेते हैं, पोल से पास होने वाली, तो एक रे हमने ये ले ली। अब देखिए, अब ये रे यहां पर बेंड करेगी, जैसे ये बेंड की है। अब ये सीधी भी जा सकती है, अगर μ1 μ2 बराबर होंगे तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, अगर रेयर से डेंसर जाएगी, और अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी। अच्छा, ये इस लोकेशन पे नॉर्मल भी होगा, क्योंकि यार याद करो जब मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी, आपको याद करो, तो इसकी डेफिनेशन में ये अपर्चर बोला था, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस अपर्चर के क्या बताई थी, परपेंडिकुलर। तो ये सेंटर से पास करती थी, याद करो लाइन, तो सेंटर से पास करेगी ये लाइन, तो ये यहाँ पे क्या होगी, नॉर्मल भी होगी। ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में। तो अब देखिए, ये मान लीजिए एंगल यहाँ पे θ1। ओके, चलो मैं डेंसर मान लेता हूं, तो किधर झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ। जनरली मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे कह देते हैं सर सीधे चली जाएगी, वो लेंस समझते हैं। अरे यार, ये लेंस का कोई ऑप्टिकल सेंटर थोड़ी है कि ये सीधी चली जाएगी, ये तो सिंपली सिंगल रिफ्रैक्शन है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी बेंडिंग होगी। तो चलो मैंने मान लिया केस, ये इस तरह से बेंड हो गई, और रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन गई यहां पे इमेज। इसका हाइट मान लिया HI, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो यहां पर हो गया θ2। ओके, θ2। चलिए, अब यहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा बताइए, मैग्निफिकेशन जो MT होगा वो क्या होगा बताइए, HI/HO। अब हमें इसको जो कैलकुलेट करना होगा वो इन टर्म्स ऑफ U, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस U, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस V, इसमें कैलकुलेट करना होता है इसको। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इतना करो, ऊपर से तो हटा दूं। चलिए, अब देखो
सबसे पहले देखो यहाँ पे जो थीटा वन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, थीटा वन थीटा टू या जितने भी ऑप्टिक्स में एंगल होते हैं सब नॉर्मल से ही मेजर होते हैं, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर नॉर्मल भी होगी। तो ये लेट मैंने यहाँ से क्लॉकवाइज मेजर किया, इसको क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखो ये भी कैसे मेजर हुआ है, क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना थीटा वन और थीटा टू का यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला साइन सेम है, ठीक है। क्यों, देखो ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, अरे देखो ना, और ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज। तो थीटा वन थीटा टू का मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग साइन दोनों का सेम है, ऑप्टिक्स वाला नहीं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कोई भी जनरल फॉर्मूला अगर हम ड्राइव करते हैं तो ऑप्टिकल साइन का यूज नहीं करते हैं, ओके। चलिए तो पहले इसमें स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, पहली इक्वेशन बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। बताइए क्या होगा, म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, ओके। और अगर इसी को मैं पैरा एक्सियल रेज के लिए बात कर देता हूं, फॉर पैरा एक्सियल रेज, तो बताइए ये एंगल बहुत छोटा होगा, छोटा होगा तो साइन थीटा वन को थीटा वन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा म्यू वन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू थीटा टू। ध्यान रखना अगर यहां पर किसी कारण से थीटा वन थीटा टू एक क्लॉकवाइज होता दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर माइनस लगाते तभी फॉर्मूला आता, ठीक है। तो ये काफी छोटा होगा, तो म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, ओके। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब जरा बताइए अगर ये पैराक्सियल है तो थीटा वन को क्या लिख सकते हो, बताओ। थीटा वन को वही ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको लिख देंगे एच ओ अपॉन यू। अब यह ध्यान रखना बेटा, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन आता है, सर यू तो नेगेटिव होगा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि जब भी कोई जनरल फॉर्मूला ड्राइव करो पूरे ऑप्टिक्स में, तो कभी भी कोई ऑप्टिकल साइन यूज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्योंकि ऑप्टिकल साइन हम किसी पर्टिकुलर केस में यूज करेंगे, जब किसी पर्टिकुलर केस में इसका यूज करेंगे तो नहीं साइन करेंगे, ना ही यहां पर कोई साइन यूज करेंगे, ओके। अच्छा थीटा टू बताइए क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही। लेकिन ये फॉर्मूले तभी लगाएंगे जब एंगल छोटे हैं, और एंगल छोटे हम मान के चल रहे हैं, ओके। तो थीटा टू भी क्या हो जाएगा बताइए, एच आई अपॉन वी। ये आप इनकी वैल्यू यहां पुट कर दो, थीटा वन थीटा टू की, तो म्यू वन थीटा वन बताइए क्या आ जाएगा, एच ओ अपॉन यू बराबर म्यू टू थीटा टू बताइए क्या आ जाएगा, एच आई अपॉन वी, ओके। अब यहां पे मुझे एम टी को फाइंड आउट करना था, तो एच आई अपॉन एच ओ को मैं कलेक्ट करना चाहूंगा यहां से, तो देखिए जरा क्या आ जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ, एच आई इधर रखा एच ओ इधर ले गया, तो ये आ जाएगा म्यू वन वी को इधर मल्टीप्लाई किया, म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू। ये फॉर्मूला मेरे पास ड्राइव होकर आ गया। एकदम कस के रट लो इसको, कस के। उठने बैठने जागने सोने से पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सिंगल रिफ्रैक्शन में, इसको एम टी बना दो यहां, सिंगल रिफ्रैक्शन में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम टी बराबर म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू। याद करने का तरीका भी बताऊंगा, पहले याद करो, पहले याद करो, पूरे का स्क्रीनशॉट लो और आराम से इसको पॉज करके उतारो, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसमें याद करने का तरीका मैं ये बताता हूं, देखो ये तो बच्चों को याद रहता है, तो अब मेरे पास रिजल्ट ये आ गया, एम टी इक्वल टू म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू। एक बार और लिख दिया मैंने। अब देखो मैं यहां पर कुछ अलग से कॉन्सेप्ट बताता हूं, अलग से सुन लो केवल ध्यान से यार। आपको 3 से 4 जगह ऑप्टिक्स में मैग्निफिकेशन चाहिए होगा। एक तो मिरर में आया था, तो मिरर में बताइए एम टी का फॉर्मूला क्या आया था, याद हो तो, ये आया था माइनस बी अपॉन यू। फिर एक हमने आज ड्राइव कर लिया, तो आज जो फॉर्मूला आया वो क्या आया है, म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू। फिर मैं कुछ दिन बाद आपको लेंस में पढ़ाऊंगा, तो लेंस में जो एम टी का फॉर्मूला होगा वो होगा वी अपॉन यू। तो मान लो 3 ये बहुत फेमस हैं, ये किसके लिए, मिरर, ये किसके लिए, रिफ्रैक्शन, ये मिरर में लगेगा, लिखना नहीं है ऐसी समझ लो, ये रिफ्रैक्शन के लिए। जब मैं रिफ्रैक्शन लिखता हूं तो सिंगल सरफेस, और ये आ जाता है लेंस। अब ध्यान से देखो तीनों में एक बात कॉमन है यार, v अपॉन यू, तो तीनों ही रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में आ रहे हैं ना, तो दिमाग में सेट कर लो कि v अपॉन यू तो हर रिफ्रैक्शन में आना ही आना है।
अब मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि जब मिरर की बात आती है तो मिरर में क्या होता है, रे जाते हैं और लौट कर आते हैं। तो जाकर लौटने के लिए माइनस लगा दिया, क्योंकि उसी मीडियम में वापस आ गए, तो दिमाग में सेट हो जाता है कि वापस जाकर आना है तो नेगेटिव। लेंस में आर पार निकल जाते हैं तो v अपॉन यू। लेकिन लेंस में भी ये फॉर्मूला तभी लगेगा, आगे सब बताएंगे आपको, कि जब सराउंडिंग सेम होगी तो म्यू1 और म्यू2 बराबर हो जाते हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं। आप इसको याद कर लो, तो v अपॉन यू तो आपको याद हो गया, ठीक है। अब यहां पे कंफ्यूजन एग्जाम में जाके क्या आएगा कि ये तो क्लियर रहता है कि v अपॉन यू है, ये भी क्लियर रहता है कि म्यू1 बाई म्यू2 का मल्टीप्लीकेशन है। कंफ्यूजन ये आता है कि म्यू2 ऊपर है कि नीचे है। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि v का मतलब रिफ्रैक्टेड जोन। अरे यार, v का मतलब रिफ्रैक्टेड जोन, जनरली वो इमेज बने कहीं वो अलग मुद्दा है, लेकिन रिफ्रैक्टेड जोन मतलब जहां पर रे निकल कर जाएंगे, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो पहले मीडियम से म्यू1 से। और u का मतलब इंसिडेंट जोन, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो दूसरे मीडियम से। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो v अपॉन यू याद हो गया। तो v में मल्टीप्लाई किसका करना है, इंसिडेंट जोन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और u में मल्टीप्लाई किसका करना है, रिफ्रैक्टेड जोन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके पास पक्का हो गया। हाँ, जब आप इसमें किसी भी पर्टिकुलर केस में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो इसके प्रॉपर ऑप्टिकल साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कुछ बातें लिख देता हूं। पहली बात, पुट u and v with proper ऑप्टिकल साइन के साथ यूज करो इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक। दूसरी खास बात, इसको बनी बना लो, ठीक है। ये जो मैग्निफिकेशन है आपको इमेज के बारे में दो इंफॉर्मेशन देता है। तो चलो इसको पहला पॉइंट कर देता हूं। सेकंड पॉइंट, एमटी गिव्स टू इंफॉर्मेशंस अबाउट द इमेज। ये जरा बहुत दमदार पॉइंट है। ये इमेज के बारे में दो इंफॉर्मेशन देगा। कौन कौन सी? एक तो आपको बताएगा अबाउट द साइज, या अबाउट द, पहला लिख दो, अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज। इमेज के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। और जो दूसरी जानकारी देगा, ये देगा अबाउट द साइज ऑफ द इमेज। बहुत बेहतरीन पॉइंट है। तो एमटी के बारे में फॉर्मूला मैंने क्लियर किया, फिर मैंने आपको बात बताई, पुट यू एंड वी विद प्रॉपर ऑप्टिकल साइन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जब किसी खास क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यू और वी को प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है। दूसरी बात, एमटी गिव्स टू इंफॉर्मेशंस अबाउट द इमेज। एक तो आपको बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज। ओरिएंटेशन के बारे में बता चुका हूं पहले ही रिफ्लेक्शन में। ओरिएंटेशन का मतलब होता है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसको जनरली क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और ऐसे रखा हुआ है तो इन्वर्टेड, और ऐसे रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। पर ये आपको याद रखना, ये क्या इरेक्ट और ये क्या इन्वर्टेड, इसको ओरिएंटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बताता है। और दूसरा साइज के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए क्लियर करें, उतारो आराम से, आगे बढ़े। चलो अब देखिए, फॉर ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज, जब हम इमेज का ओरिएंटेशन देखेंगे तो इसमें देखते हैं एमटी। अगर देखिए एमटी का प्रॉपर साइन, अगर देखो एमटी पॉजिटिव आ जाए, ठीक, एमटी का प्रॉपर साइन देखिए आप, ठीक है। जो भी एमटी आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आ जाए तो सेम ओरिएंटेशन का मतलब हो गया इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज,
ठीक, सेम ओरिएंटेशन का ये मतलब हो गया। या फिर इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बच्चों, इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज या फिर इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज। ओके, अगर एम्प्टी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट ओरिएंटेशन। अपोजिट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट का चेहरा ऊपर है तो इमेज का चेहरा नीचे, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, इरेक्ट ऑब्जेक्ट की, दिख रहा है ना, इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज। ठीक, या दूसरा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज। क्लियर, ये मतलब होता है। तो एम्प्टी का साइन चेक कर लो, एम्प्टी पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो सेम ओरिएंटेशन और नेगेटिव होगा तो अपोजिट ओरिएंटेशन। ओके, इतना पॉज करके उतारो। फिर दूसरा बताते हैं, ये पहला हो जाता है, सेकंड यहीं पे देख लो, फॉर साइज ऑफ द इमेज। तो जब हम इमेज का साइज फाइंड आउट करते हैं तो यार एम्प्टी का मॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मॉड, μ1 v अपॉन μ2। प्लीज यार बहुत आसान है, मॉड ले लो उसका, केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं। फिर आप u और v को भले ही किसी भी साइन के साथ पुट करो, हम केवल क्या देखेंगे, इसका मॉड देखेंगे। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर एम्प्टी का मॉड ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो बताइए एम्प्टी होता क्या, HI अपॉन HO। तो इसका मतलब HI ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, HO। इसको अलग कर लो। अगर इफ एम्प्टी का जो मॉड होगा वो लेस देन 1 होगा, अगर 1 से कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, HI लेस देन HO। और अगर इफ एम्प्टी का जो मॉड है वो 1 हो जाएगा तो फिर दोनों का साइज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, फिर HI इक्वल टू HO। इतना लिख लो जरा, क्लियर हो गया। तो दो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। तो ओरिएंटेशन देखने के लिए हमको क्या देखना होगा, u और v को प्रॉपर साइन के साथ पुट करो, और पुट करने के बाद अगर एम्प्टी पॉजिटिव आ जाए तो सेम ओरिएंटेशन। सेम ओरिएंटेशन का मतलब इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज या फिर इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज। अगर u और v को प्रॉपर साइन के साथ पुट करने के बाद एम्प्टी कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब अपोजिट ओरिएंटेशन। अपोजिट ओरिएंटेशन का मतलब इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज या इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज। ओके, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन यही लिख दी है मैंने, फॉर साइज ऑफ द इमेज। अगर आपको इमेज का साइज देखना है तो इमेज के साइज के लिए क्या लेंगे, इसका मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अगर इसका मॉड ग्रेटर देन 1 आ जाए, 1 से बड़ा आ जाए, ठीक, तो फिर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। अगर मॉड 1 से कम आ जाए तो इमेज का साइज कम होगा, ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा होगा, और एम्प्टी का मॉड 1 आ जाए तो दोनों के साइज बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो एक दो पहले मैं इसके कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल आपको देता हूं, पॉज करके इतना उतारो। ओके, ठीक है, 1 2 3। ओके, चलो कंसेप्चुअल एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो किसी एग्जांपल, कंसेप्चुअल एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि एम्प्टी इक्वल टू -2 बोल दिया। चलो, तो पहले इसका मतलब समझो प्लीज। अगर एम्प्टी नेगेटिव है, और चलो मैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए समझा दे रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए एम्प्टी नेगेटिव है तो पहले मतलब समझ लो प्लीज। तो एम्प्टी होगा μ1 v अपॉन μ2 u।
तो ऐसा तभी होगा नेगेटिव जब देखो म्यू1 म्यू2 तो मतलब कोई साइन होंगे नहीं, सिंपली न्यूमेरिकल नंबर्स हैं। तो u और v यहां पर अपोजिट साइन के होंगे तभी तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि मान लो ये रियल है, लेट रियल है, सुन लो। तो रियल के लिए बताइए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो गया तो ये हर हालत में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा और अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर ये है, आराम से सुन लो, इसका साइज यहां पर x है, इसका साइज यहां पर x है या h मान लो। चलो, तो एक तो पक्की बात है कि इसका जो मोड है, अगर मोड लेंगे तो बताइए वो कितना आ जाएगा, मोड की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और 2 बराबर क्या लिखेंगे बताइए, एच आई अपॉन एच ओ। तो इसका मतलब जो इमेज का साइज होगा वो 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज होगा। तो जहां भी इमेज बनेगी उसका साइज डबल होगा। ये बात क्लियर हो गई। पर मैं बड़ी एक खास बात बताना चाहता हूं आपको, तो V पॉजिटिव है, B पॉजिटिव का मतलब इधर बनेगा। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, अगर V पॉजिटिव है तो इधर बनेगा, तो अब बताइए पॉजिटिव है और नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है इसका साइन, तो इसका मतलब ओरिएंटेशन कैसा होगा, अपोजिट होगा। मतलब इसका चेहरा अगर ऊपर तो इमेज का चेहरा नीचे, तो इमेज डबल साइज की यहां पे ये होगी। एच आई बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2h हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एच ओ बराबर कितना है, h। ओके, रे डायग्राम बनाना है तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने इसका मीनिंग बता दिया। ठीक है, उतारो पोज करके। जैसे मान लो अब यहीं पर ये पॉजिटिव होता है, जरा समझना, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव होता तो इतना तो अभी भी क्लियर है कि इमेज का जो साइज होगा वो डबल होगा, क्योंकि इसका मोड लेवल दिया जाएगा। पर अब यहां पे देखो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो ये तो नेगेटिव है, ये तो इधर ही होगा। डायग्राम दूसरा बना देता हूं। अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट, ये म्यू1 ये म्यू2, ऑब्जेक्ट यही होगा एच ओ बराबर एच, लेकिन इमेज का साइज इसका डबल होना है और ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव होना है, तो वी भी क्या होगा बताइए, नेगेटिव होगा। और वी नेगेटिव होगा तो बताइए इस वाली दुनिया में होगा कि इस वाली दुनिया में होगा, इस वाली दुनिया में होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन तो क्या लेंगे हम बताओ, पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव होगा। और सेम ओरिएंटेशन है क्योंकि प्लस पॉजिटिव साइन है, तो चेहरा इमेज का ऊपर ही आएगा, तो इमेज यहां पर डबल साइज का ही होगा, एच आई इक्वल टू 2h, दिस इज इमेज। ठीक, ये मुझे आपको बताना था। और सेम ओरिएंटेशन, रे डायग्राम बाद का मुद्दा है, मैंने कहा कंसेप्चुअल एग्जांपल आपको बताया इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे एक और देख लो, जैसे मान लो एम टी इक्वल टू -½ होता है, ऐसे ही बताओ, -½ होता, बताओ जरा क्या मतलब इसका, सब समझ जाओगे। फिलहाल रियल ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस कर दो। तो पहले इसका मोड देखो, अगर मोड लोगे तो हाफ आ गया, हाफ आने का मतलब क्या हो गया, एच आई अपॉन एच हो गया। तो इसका मतलब इमेज का साइज क्या हो गया बताइए, एच ओ बाई 2 हो गया। ठीक, ऑब्जेक्ट के साइज का आधा हो गया। और अगर इसका फॉर्मूला जब आप यूज करोगे, एम टी इक्वल टू म्यू1 वी अपॉन म्यू2 यू, और रियल के लिए बात कर रहे हो तो रियल के लिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसको नेगेटिव होना है तो इसको क्या होना होगा बताइए, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सरफेस होता, मान लो तो ये सरफेस होता, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो एच ओ बराबर क्या कह दिया, एच। तो इमेज का जो साइज होगा इसका आधा होगा। ठीक, और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब इस वाली दुनिया में, किसमें, इस वाली दुनिया में, क्यों यही डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इसका साइज इसका आधा होगा, तो जो इमेज हो जाएगी एच आई इक्वल टू ये हो जाएगा एच ओ बाई 2 या एच बाई 2। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अब बेटा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो फिलहाल अब इसके एप्लीकेशन ऑफ, अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। एम टी बराबर म्यू1 वी अपॉन म्यू2 यू। ओके, चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन से। इधर मान लीजिए म्यू बराबर 2 है, इधर हमने एल ले लिया। ठीक, इसका रेडियस और कर्वेचर मान लिया 420 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, ऑब्जेक्ट मान लो 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, लेकिन मैं दोनों तरफ ले लिया ऑब्जेक्ट। ओके, जिससे एकदम फंडा क्लियर हो जाए। नीचे भी ले लिया है, ठीक है,
इसको मैं कह रहा हूं ए, एरो ऐसे बना दिया, इसको कह रहा हूं बी और यहां पे कह रहा हूं सी। ओके, और ये लेट मैंने डिस्टेंस यहां से 10 सेंटीमीटर। देख लेना, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको लोकेट द इमेज, यही क्वेश्चन पूछता हूं मैं हमेशा, लोकेट द इमेज। इसमें सब कुछ आ जाता है, वैसे क्लास में ये भी बोल देता हूं फाइंड एवरीथिंग, तो उसमें सब आ जाता है कि ए बी वाला किधर बनेगा, बी सी वाला कहां जाएगा, क्या उसका लेंथ होगा। लेंथ भी ले लो आप, लेट इसकी 3 mm। देखो मैं सेंटीमीटर भी लिख दूं तब भी कैलकुलेशन वही होंगे, पर mm लिखने का लॉजिक होता है कि रेज पैरा एक्सियल बने रहें। भाई जब इसकी हाइट छोटी होगी तो रेज होंगे क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेट इसको मैंने लिख दिया भाई क्या ले लें बताओ, 6 mm ले लो, चलो ठीक है, चलो 8 ले लो, फालतू में कंफ्यूज मत करो, 8 mm। चलो अब हमें इमेज लोकेट करनी है, तो सबसे पहले तो इस इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, इमेज बनेगी कहां। तो ये कौन फाइंड आउट कराएगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहले यूज करेंगे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये डायरेक्शन क्या ले लेंगे बच्चों, पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, μ2 का मतलब दूसरी दुनिया, तो μ2 का मतलब क्या है 2, v निकालना है, कोई साइन नहीं देंगे, माइनस μ1 का मतलब हवा एयर, u बताइए यहां से कितना है -10 यूज होगा। काफी प्रैक्टिस पिछली क्लास में करा चुका हूं, नहीं तो लेक्चर नंबर 5 में जाके सारे न्यूमेरिकल्स को देख लो, काफी बढ़िया बढ़िया बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। ओके, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन आर। आर इसका कर्वेचर क्या होगा बताइए, पॉजिटिव। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक लेवल आगे बढ़ चुके हैं, इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि सेंटर इधर लाई कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा +20। ओके, तो ये आ जाएगा 2 बाई वी माइनस प्लस 1/10, ये आ जाएगा 1/20। तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन वी बराबर 1/20 माइनस 1/10, तो 2 अपॉन वी बराबर एलसीएम आ गया 20, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2, तो यहाँ से v इक्वल टू 20 इंटू 2 अपॉन -1 बराबर -40 सेंटीमीटर। ओके, तो इमेज बनी जैसे मैंने मिरर में आपको बताया था, जो इमेज बनी वो इस लाइन पर बनेगी। प्लीज ये बात मैं मिरर में भी सिखाया था, अपने कंसेप्ट से कभी हिलता नहीं हूं, जो बात वहां सिखा कर लाया उसी परंपरा को पूरे ऑप्टिक्स में आगे बढ़ाऊंगा। तो यहां से ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो गई। ओके, कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। अब इमेज जो जाएगी वो इसी लाइन पर जाएगी, इमेज इसी लाइन पर जाएगी। अब हमें देखना है कि जैसे पहले ए बी का देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी डायमेंशन होते हैं ट्रांसवर्स के आपको अच्छे से बता चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सेस से मेजर होते हैं, ये सब मिरर से यार चीजें चली आ रही है प्लीज। तो पहले एमटी जरा फाइंड आउट कर लो, तो एमटी बताइए क्या होगा। एमटी का फॉर्मूला देखो, ये होता है μ1 v अपॉन μ2 u, प्लीज आराम आराम से बराबर। अब इसमें v और u को प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर केस सॉल्व कर रहे हैं। तो μ1 हवा 1 इंटू वी -40, देखो ध्यान से, अब पर्टिकुलर केस है तो प्रॉपर साइन के साथ u और v की वैल्यू पुट होगी। और बताइए μ2 का मतलब दूसरा मीडियम, क्या लिखेंगे 2, u बताइए -10, आंसर बोलो -2 नहीं +2, देख लो ध्यान से, +2। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्निफिकेशन +2 आया है, तो ओरिएंटेशन क्या हो गया सेम ओरिएंटेशन का मतलब जो ऑब्जेक्ट ऊपर है वो ऊपर ही बनेगा। और v -40 आया है तो मैं गलत लग गया बेटा, तो डायग्राम थोड़ा दोबारा रीड्रॉ कर दूं, इसको हटा दूं, यहां से देखो, कोई नहीं गलती हुई लेकिन मौके पर ही पकड़ में आ गई। ओके, ये आ जाएगा ठीक, ये μ2 टू इधर एयर, इधर 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ये ए बी सी, ये कितना था 3 mm, ये कितना था 8 mm। ओके ठीक, तो ये इमेज की लाइन ये आ गई, क्योंकि नेगेटिव आया है तो इमेज यहां आ गई, यहां से कितनी 40। ओके, 40 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब देखिए जो ए बी वाला है, अब उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है तो सेम ओरिएंटेशन, मतलब जो ए बी है वो अपनी साइड ही बनेगा, अपनी साइड ही बनेगा।
तो देखिए ए बी जो होगा वो ये बनेगा अपनी साइड, ये लेट मैं इसको ए डैश कह देता हूं, इसको बी डैश, और इसका साइज क्या होगा डबल, क्योंकि एम टी का मॉड देखो +2 आया है तो मैग्नीट्यूड 2 होगा, तो डबल साइज होगा, इसका मतलब 3 mm था तो ये कितना हो जाएगा 6 mm। ओके, ये जो होगा बी से सी ये भी अपनी सेम साइड बनेगा भैया, देख लो, क्लियर। तो बताइए इसका कितना हो जाएगा, 8 का डबल हो जाएगा 16 mm। तो बताइए इमेज की टोटल लेंथ कितनी आ गई, 16 + 6 22 mm इसी साइड में। ठीक है, चलो पॉज करके उतारो, एक क्वेश्चन और देता हूं, पॉज करके उतारो, हटाएं हटाएं, चलो एक क्वेश्चन और देखो, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसका रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक। ऑब्जेक्ट फिर मैंने ऐसे ही रख दिया, ए बी और ये सी, और ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। इसका इधर हवा ले ली, इधर म्यू बराबर 2 ले लिया। फिर से सवाल वही है, लोकेट द इमेज, इमेज को लोकेट करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से बेसिक से चलेंगे। तो पहले तो हम इमेज की पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बताइए जरा, यूज करेंगे μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 का मतलब सेकंड मीडियम, ये डायरेक्शन क्या ले लेंगे बच्चों, पॉजिटिव, तो 2 आ जाएगा, v निकालना है। μ1 का मतलब हवा, u बताइए क्या लिखेंगे -20, 2 - 1 अपॉन रेडियस बोले तो बताइए +5, ठीक। तो ये आ जाएगा 2/v प्लस 1/20 बराबर, ये आ जाएगा 1/5। तो ये आ जाएगा 2/v बराबर 1/5 माइनस 1/20। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 20, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 -1, ठीक। तो यहां से ध्यान से देखो v इक्वल टू आ जाएगा 20 × 2/3, कितना आ जाएगा बताइए 40/3 सेंटीमीटर। कितना आ गया 40/3 सेंटी, प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब अब की बार मेरा उद्देश्य एक्चुअली प्लस लाना ही था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव आ चुका था तो वो मतलब बता दिया था कि इमेज इधर जाएगी। अब की बार प्लस ही लाना चाहता था तो मैंने डाटा ऐसा दिया था जानबूझ के, ठीक है। तो अब ये जो आ जाएगी इमेज लाइन आ जाएगी, ठीक। तो यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, यहां से +40/3। ओके, अब हम दूसरा देख लेंगे इसका मैग्निफिकेशन। तो mt जरा निकाल लो मौके पर, mt का फॉर्मूला क्या होता है, μ1v/μ2u बराबर, μ1 बताइए कितना होगा हवा 1, v को प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है बेटा, कितना लिखेंगे बताइए 40/3 अपॉन μ2 लिखेंगे 2, u को भी प्रॉपर साइन के साथ कितना बताइए -20। तो ये मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी वही आ जाता है -1/3। तो ध्यान से देखो, अब की बार मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है तो फिर से वही मान लो, इसको 6 mm मान लो, इसको 9 mm मान लो, चलो ठीक है। मैंने 6 और 9 mm इसलिए लिया है क्योंकि मैग्निफिकेशन 1/3 आया है, तो वो 3 के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आएगा साइज का, इमेज का साइज, तो वो आसानी से डिवाइड तब भी हो जाएगा। ओके ठीक, तो mt नेगेटिव आया तो ध्यान से सुनना, जो ये साइज होगा a से b का चेहरा ऊपर है ऑब्जेक्ट का, ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो इमेज में इसका चेहरा नीचे जाएगा। और जब mt का मॉड लोगे, mt का मॉड कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 इक्वल टू लिखोगे hi/ho। तो यहां से बताइए hi इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 × ho। तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 आएगा, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 mm। तो इमेज का जो साइज आएगा इसको इसमें, वो एक तो नीचे आएगा AB और एक 2 mm आएगा। ये यहां पर B डैश कह दूंगा मैं, इसको A डैश। ओके,
और जो नीचे वाला है वो ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, और उसका भी साइज कितना आ जाएगा 1/3। तो ये 9 mm है तो साइज कितना हो जाएगा 1/3 मतलब 3 mm, लेकिन चेहरा ऊपर हो जाएगा तो साइज ऊपर हो गया, ये C डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 mm। आराम से पॉज करके उतारो, बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहते हैं बेटा इन क्वेश्चंस में। उतारो पॉज करके, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फंडा एकदम क्लियर हो गया। चलो हटाएं, चलिए अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। फिर आता है सेकंड, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ओके, तो यहां पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाता है। फिलहाल मैं उसी केस की बात कर रहा हूं जो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पर ये ऐसे रखा जाएगा। क्लियर हो गया, ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऐसे रखा जाएगा, ये तो ट्रांसवर्स, ये तो लॉन्गिट्यूडिनल। अब ये मत पूछ लेना अभी सर ये क्या होगा, अरे यार ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, हमने मिरर में ऐसे क्वेश्चन कराए आपको। अब ये थोड़े कि पहले यही करा दें, पहले बेसिक तो सीखो, ये और ये बेसिक तो सीखो। तो यहां पर हम लिखेंगे हेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहां पर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा जाता है। अब इसमें दो केस में पढ़ाई करते हैं इसके लिए, फॉर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, और दूसरा पढ़ते हैं फॉर वेरी शॉर्ट साइज ऑब्जेक्ट। दोनों ही सिलेबस में है। तो फाइनाइट वाले में तो बेसिक से करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, यूज बेसिक। क्या बेसिक यूज होता है, देखिए बेसिक क्या यूज होता है वो इधर दिखा देते हैं आपको। जैसे ये कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक, इसका रेडियस मान लीजिए r। अब ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा, ठीक, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मान लीजिए यहां से इसकी दूरी है UA और यहां पर इस पॉइंट की दूरी है यहां से UB। आराम से देख लो। अब आपने इसकी इमेज बनाई, तो एक पॉइंट जरा मैं और बता दे रहा हूं बहुत अच्छा। जैसे रिफ्लेक्शन में मैंने एक कहा था उल्टा बनता है, उल्टे का मतलब, अगर बहुत अच्छी बात बता रहा हूं शुरू से ही, देखो ये सब बातें बड़ी खास होती हैं। ये ए बी है, तो जो इमेज बनेगा उसमें ए आगे होगा बी पीछे होगा, ये रिफ्लेक्शन का नियम है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता, ये पलट जाता, मतलब जैसे इसमें ऐसे दिख रहा है, और रिफ्लेक्शन में इमेज कहीं भी बनती, चाहे पीछे चाहे सामने, वो यूं बनती। लेकिन रिफ्लेक्शन में अगर ये यूं है तो इमेज भी यूं बनेगी। प्लीज, बहुत गोल्डन पॉइंट है यार, मजा आ जाएगा। ये तो ये क्लियर, ये इमेज बनेगी समझ लो, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी, अगर कहीं भी बनेगी। तो यहां पे सबसे खास पॉइंट बी आप पीछे है, तो देखो बी यही होगा, यहां बी डैश कर दो। ए आगे है तो ए डैश आगे होगा, और ये डिस्टेंस फिर आप यहां से लिख दो इसको, ये वी बी और वी ए। तो बताइए ये जो लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन का यूज फॉर्मूला होगा ml। इस केस में कब, जब इसका साइज बहुत छोटा नहीं है, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर। अच्छा, इमेज का लेंथ क्या लिखा जाएगा, क्या इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दो तो ये आ जाएगा VA माइनस BB, मॉड ले लो, अपॉन ये क्या आ जाएगा UB माइनस UA। ओके, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको मजा आएगा, इतना लिख लो जरा, ठीक है। हर कंसेप्ट है एक क्वेश्चन। तो प्लीज, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाएगा। दो केस डिस्कस किए जाते हैं, फॉर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट और एक फॉर वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट। फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट में बेसिक यूज करते हैं, वही रिफ्रैक्शन के फॉर्मूला, और सिंपली इमेज का लेंथ डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का लेंथ निकाल लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ओके, हटाता हूं, क्वेश्चन कराता हूं इस पर।
चलिए भैया, चलिए जैसे म्यू बराबर ले लेते हैं हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। चलो इधर एयर ही ले लिया, इसका रेडियस ले लिया 10 सेंटीमीटर, ओके, और ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया यहाँ पर, ये रॉड का लेंथ है एल लेंथ, इसका लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना ले लें बताओ, 30 सेंटीमीटर ले लो, तो ये डिस्टेंस अपने आप कितनी हो जाएगी बताइए, 40 सेंटीमीटर। सवाल पूछा है फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, या जेई में एक बेसिक क्वेश्चन है ये, फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, बताइए कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। तो पहले आप दोनों पॉइंट की इमेज निकाल लो, लेट आप इस पॉइंट को ए कह दो, उसको क्या कह दो, बी कह दो, ठीक है। तो हम पहले ए की इमेज निकालते हैं, ठीक है, या बी की निकाल लो, कुछ ही की निकाल लो, चलो फॉर बी, बी के लिए फॉर्मूला यूज कर देंगे, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब μ2 2 हो जाएगा, v निकालना है, इसको वी बी कह दो, माइनस μ1 हवा, u बताइए b का डिस्टेंस यहाँ से कितना 40, और ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले हुए तो कितना लिखेंगे बताओ, -40 बराबर, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन कर्वेचर कितना है इसका बताइए, +10, तो ये आ जाता है 2 अपॉन वी बी प्लस 1/40 1/10, तो यहाँ से आ जाता है ये 2 अपॉन वी बी इक्वल टू 1/10 माइनस 1/40, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 40, ये कितना आ गया 4 माइनस 1, तो यहाँ से वी बी इक्वल टू 80/3 सेंटीमीटर, 80/3, चेक कर लो एक बार, वी बी इक्वल टू आ गया 80/3, ओके। तो जो बी पॉइंट की इमेज है वो यहाँ पर आप बना दो। ये तो बता ही चुके हैं कि भाई अगर इसमें एरो ऐसे है, इसमें एरो ऐसे है, इसमें अगर एरो ऐसे है, इसमें अगर एरो ऐसे है, तो इमेज में भी एरो ऐसे ही जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी बताइए 80/3 सेंटीमीटर, और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा बी डैश, ठीक है। इतना कैलकुलेशन कर लो, आराम से उतार लीजिए। फिर हम ए के लिए इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जगह नहीं है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं तो वही निकालूंगा, आप कैलकुलेशन कर चुके होंगे। 80/3 आ गया ये फॉर ए के लिए क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला तो वही यूज होगा। अब μ2 अभी भी 2 ही होगा, v निकालना है, v ए कर दो माइनस μ1 हवा, u कितना हो जाएगा बताइए ए के लिए 30, तो -30 इक्वल टू μ2 मतलब 2 माइनस 1 अपॉन रेडियस कितना बताइए -10, तो आ जाएगा 2 अपॉन वी ए कुछ गलत हो गया क्या, सॉरी ये हो गया, +10 होगा क्योंकि रेडियस इसका पॉजिटिव होगा, यह आ जाएगा +1/30 इक्वल टू 1/10, 2 अपॉन वी ए बराबर 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 3 माइनस 1, यह आ जाएगा बराबर 1/15, तो यहाँ से वी ए जो आ जाता है वो आ जाता है 30 सेंटीमीटर, ठीक, +30, ठीक। तो जो ए जाएगा वो यहाँ जाएगा, ये जो डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से वो 30 सेंटीमीटर, ओके, ये होगा ए पॉइंट। अब बताइए जो इमेज होगी वो इसी एरो में जाएगी, तो ये इमेज होगी यहाँ पर, ये एरो ऐसे जाएगा, बता चुके हैं, ये लेंथ ऑफ इमेज, कितना बढ़िया हो गया, ठीक। अब बताइए जो इमेज का लेंथ होगा सिंपली वो कितना हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना था, तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है तो ml, तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का लेंथ क्या होगा
इस डिस्टेंस में से ये घटा देंगे तो ये सिंपली आ जाएगा 30 माइनस 80/3 डिवाइडेड बाई, ये तो सिंपली था कितना 10 था, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 1/3। ओके, तो ml की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई या 1/3 आ गई। ओके, एकदम बेसिक क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, फिर अब देखते हैं शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए। और वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट आवाज आ रही है? अब देख लेते हैं फॉर वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इसका आखिरी केस है फॉर वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट, फॉर वेरी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें क्या होता है कि u और v के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होता है। यार भाई ये भी तो पता होना चाहिए, छोटे का मतलब कितना छोटा। अगर मान लो u और v 10 मीटर आ रहे हैं, 10 और 20, और अगर सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट का साइज है तो वो भी छोटा होगा। ठीक है, पर अगर u और v सेंटीमीटर में आ रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्ट का साइज सेंटीमीटर में छोटा नहीं होगा। ओके, तो हियर साइज ऑफ, मार्कर कहां है भाई, हियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, size of object in comparison to u and v is small या very small। ठीक है, जैसे मान लीजिए u आ जाए 10 सेंटीमीटर आ जाए और v आ जाए, जो भी आ जाए 12 सेंटीमीटर आ जाए, और जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए वो हो जाए 2 mm, तो इस केस को कैसा लेंगे, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट वाला केस लेंगे। ओके, तो यहां पर हम जो देखो हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं आपको बता दें। यहां पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये μ1, तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे दिखाते हैं बहुत छोटा, ये एरो बहुत छोटा, ये इसको लिख देते हैं du। ओके, तो du साइज का ऑब्जेक्ट है, यहां पर du बहुत छोटा होगा। अब देखो मान लो u कहीं से भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है u ये। ओके, u ठीक है। हाँ, इसके साइज के रेस्पेक्ट में u बड़ा है। अच्छा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इमेज का एरो यही रहेगा। हाँ, वो बन इधर भी सकता है और उधर भी सकता है, वो डिपेंड करेगा रियल इमेज बनेगी कि वर्चुअल। चलो मैंने कहा इधर ही बना दिया, तो देखो इसका एरो रहेगा यही, ये बहुत खास पॉइंट है, एरो रहेगा यही, तो इसको मैंने कह दिया dv। ठीक, तो ये डिस्टेंस बेटा यहां से हो गई v। ओके, ये हो गई, क्लियर हो गया। तो यहां पे जो ml डिफाइन होगा, अभी भी बेसिक डेफिनेशन वही है, ये होगा dv/du, वही तो है, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज। बेसिक डेफिनेशन वही है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी भी कुछ बदला नहीं है, बस उसी तरीके से लिख दिया है। अब इसके कैलकुलेशन देखो कैसे हो जाते हैं, आपको बताएं। आप यहां पे u और v को रिलेट कर दो, तो देखो μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, और u और v को u को du के लेंथ में वेरिएबल मान लो और v को dv के लेंथ में वेरिएबल मान लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस μ2/v² dv प्लस μ1/u² और du, एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्यों ये टर्म तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। ओके, 0 हो गया। अब आपको dv/du चाहिए, तो यहां से आ जाएगा dv/du ml बराबर dv/du इज इक्वल टू dv/du, तो इधर जाएगा ये, तो आ जाएगा μ1 v² μ2 u²। प्लीज यार फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। कुछ लोग उसको mt से भी रिलेट करते हैं, तो mt से रिलेट अभी करके लिख देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला याद होता है तो अच्छा है। μ1/μ2 और v/u का स्क्वायर कर दो। ओके, देखो mt से रिलेट कैसे किया जा सकता है, करना चाहो तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले इतना उतारो प्लीज, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद बाकी देखो मैं mt से रिलेट करके दिखा रहा हूं इसको। देखो mt बराबर क्या होता है बताइए,
इसी केस का अगर एम्प्टी निकालते, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसे रखा होता तो इमेज ऊपर नीचे जो भी होती तो एम्प्टी होता μ1b अपॉन μ2u। अब इसी में अपियर कराना है आपको, तो ml बराबर dv अपॉन डी बराबर, अब इसको μ1 अपॉन μ2 रहने दो। अब यहां पे देखो, अब आपको ये चाहिए μ1v अपॉन μ2u का स्क्वायर। ओके, अब इसमें बताइए आप किससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब यहाँ μ1 है तो μ1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे μ1 का स्क्वायर इधर ले आओ। यहाँ पे नीचे μ2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे μ2 का स्क्वायर ये ले आओ। ठीक, तो कुछ है ही नहीं। अब एक μ2 चला जाएगा इससे ये, और एक इससे ये चला जाएगा। तो बताइए ml इक्वल टू क्या बन गया, dv अपॉन डी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, μ2 अपॉन μ1 इंटू mt का स्क्वायर। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, काफी फेमस। तो शॉर्ट ऑब्जेक्ट का लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन μ2 अपॉन μ1 mt का स्क्वायर टाइम्स होता है। हालांकि इसको याद रखोगे, ये आसान है, ये आसान है, ऑब्वियसली ये आसान है। तो ये तो आपको किसी क्वेश्चन के मैनिपुलेशन में करना पड़ेगा, जब डायरेक्ट यही ऑप्शन उसमें से टिक करना होगा। ओके, कर लो इतना, चलो ये जब करना होगा तभी इसको यूज करेंगे। बस इतना ही है इसमें, बाद बाकी इसका न्यूमेरिकल कराता हूं, क्वेश्चन कराता हूं। हटा 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 इसको, फॉर्मूला क्लियर हो गया, μ1 अपॉन μ2 v अपॉन u का स्क्वायर। तो यहां पे दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख लो, एक जगह काम आएंगे। ठीक, जैसे यहीं पे लिख देते हैं कि अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ट्रांसवर्स है, तो mt इक्वल टू होता है ये μ1 ये μ2, क्या होता है μ1 v अपॉन, इमेज कहीं भी बनी, चलो कहीं भी बनी, μ1 v अपॉन μ2u। और अगर इसी तरीके से ml होता बहुत ही छोटे साइज के लिए, तो μ1 अपॉन μ2 वही लिखना है और इसको v अपॉन u के स्क्वायर को कर देना। ये फॉर्मूले बहुत यूजफुल हैं, उठते बैठते खाते पीते जागते हर हालत में याद रहने चाहिए। ओके, चलो एक बार याद कर लो, बाद बाकी μ1 अपॉन μ2 इसी से रिलेट कर दिया है, v अपॉन u हर जगह रहता है, यहाँ पे v अपॉन u का केवल स्क्वायर करना है। ओके, ठीक, एक बात बहुत अच्छी है, देखो यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है, ये जो mt का फॉर्मूला बताया है, तो μ1 अपॉन μ2u ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है यार, ये तो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, लेकिन यार ml को देखोगे, ml का फॉर्मूला है μ1 अपॉन μ2 और v अपॉन u का स्क्वायर। ये आर ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि लॉन्गिट्यूडिनली ऑब्जेक्ट और इमेज का ओरिएंटेशन हमेशा सेम रहता है। यही पॉइंट तो बहुत देर से बता रहा हूं। दिस मीन्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, पीए को प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूं, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ओरिएंटेशन, दिखाई दे रहा है कि मैंने गली जगह, ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज सेम इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। बड़ा दमदार पॉइंट है यार, लेंस तक नहीं पीछा छोड़ेगा, समझ लो पूरे रिफ्रैक्शन में, बहुत खास पॉइंट है प्लीज यार। तो रिफ्रैक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज का ओरिएंटेशन हमेशा सेम रहता है। चलो कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हटाते हैं। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, एक एग्जांपल। मान लीजिए म्यू इक्वल टू 2, एक ऑब्जेक्ट यहां पे छोटे साइज का रखा है, मान लो डी बराबर 4 mm, इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर। ओके, और इसका डिस्टेंस यहां से दिया हुआ है, ये डिस्टेंस यहां से
5 सेंटीमीटर। ओके, इधर हवाले लेते हैं और ऑब्जर्वर ये लिखा है, ऑब्जर्वर फाइंड द, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर द ऑब्जर्वर शोन। जो ऑब्जर्वर दिखाया हुआ है उसके लिए इसका साइज क्या होगा, ठीक है, इसका साइज क्या होगा। ओके, तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, तो अब ये निकाल लीजिए इमेज बनेगी कहाँ, या इसको और अच्छा लेना है तो 10 ले लें, चलो 10 सेंटीमीटर ले लो, थोड़ा शायद आसान आ जाए सॉल्विंग में, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो अब आप पहले तो ये निकालेंगे इमेज बनेगी कहाँ, तो फॉर्मूला यूज करेंगे μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। μ2 का मतलब अब रेज इधर से इधर जाएंगे तो एयर 1/v माइनस μ1 का मतलब 2, u बताइए कितना, u हो जाएगा कितना -10 बराबर 1 माइनस 2 अपॉन आर, आर बताइए इसका कितना है -20, 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 2/10 बराबर यह आ जाएगा 1/20, तो 1/v बराबर 1/20 माइनस 2/10, तो एलसीएम बेटा इसका आ गया मेरे प्यारे बच्चों 21 माइनस 4। ओके, तो यहाँ से v इक्वल टू आ गया -20/3 सेंटीमीटर। ओके, -20/3, तो -20/3 लगभग कितना होता है, 7 के आसपास होता है। तो जो इमेज बनेगी वो इमेज जो आएगी वो लगभग यहाँ आएगी, इमेज जो आएगी वो यहाँ आएगी, ये आ जाएगा 20/7 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, ये पहले बता चुके हैं, अगर ये ए है और ये बी है तो ए डैश यहाँ पर होगा, ये बड़ा खास पॉइंट है, और बी डैश इसके पीछे होगा, तो कुछ इमेज ये जाएगी बी डैश, तो इमेज यहाँ पर आई है टोटल, ये कितनी आई है, बड़ी आई, वो अभी निकाल देता हूँ। ये सबसे खास पॉइंट है जो मुझे सिखाना है, अगर इसका चेहरा यहाँ पर ऐसे होगा तो इसका चेहरा यहाँ पर ऐसे ही होगा, तो ये यहाँ से 20/7 सेंटीमीटर, तो ये ए डैश मतलब ये ए डैश, तो ये यहाँ पर बी डैश। अब इसका लेंथ, ये तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये लेंथ ऑफ इमेज लिख दो, ठीक। तो अभी अभी हमने एम का फॉर्मूला बताया, इसको हटाएं, चलो यही लिख देते हैं कैलकुलेशन। तो बताइए एम एल इक्वल टू क्या बढ़ाया, एम एल इक्वल टू डी अपॉन डी, बहुत आसान कर दिया। क्या फॉर्मूला था, μ1 अपॉन μ2 और v अपॉन u का स्क्वायर, इससे आसान कुछ है ही नहीं। तो यहां से बताइए, या सीधे लिख दो इसको, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी छोटी है, डी भले ही छोटा है तो क्या है, उसको लेंथ ऑफ इमेज तो लिख ही सकते हैं, इक्वल टू μ1 बताइए पहला 2, μ2 1 इंटू v अपॉन u, v कितना 20/7, साइन के साथ लिखो कोई दिक्कत नहीं, u कितना -10, इसका स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू बताइए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4/49, चेक करो क्यों 10 से 20 जाएगा दो बार, दो का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, तो यहां से बेटा लेंथ ऑफ इमेज बराबर आ जाएगा 8/49 इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बताइए 4 mm, 4 इतने mm, तो बताइए जो लेंथ ऑफ इमेज आ गया ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 49 mm। ओके, ठीक है, एकदम आसान, और भी इस पर प्रैक्टिस की जा सकती है, पर इतने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके यूज होने नहीं है। तो इसी के साथ मैंने आपका ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, सिंगल सरफेस से स्फेरिकल सरफेस का मैग्निफिकेशन कंप्लीट कर दिया। इसके आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ इसकी आज की क्लास यहीं पे रोकता हूँ।